Hello everyone. So this is the third lecture of wave optics, and today's our topic of discussion is interference of light. In class 11 you have already studied what is interference of the wave. Here light is considered as a wave, so we will study interference of light. So what does this mean? So first of all you need to understand that when there is a source of light, a single source of light in a room, it will emit light एनर्जी. सो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है ना इन दैट मीडियम, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि सोर्स एक है, फ्रॉम दैट लाइट वेव्स आर इमिटिंग आउट, सो एनर्जी है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा. ठीक है. सिर्फ उसी मीडियम में अगर मैंने सिमिलरली और एक सोर्स ला दिया, सो वो भी सिमिलरली क्या करेगा, वेव्स जनरेट करेगा. तो क्या होगा, एट लास्ट दोनों के वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का वेव्स एनर्जी मिक्सअप हो जाएगा. तब क्या होगा, जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो उसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट. ठीक है. सो आई रीडिंग द डेफिनेशन. क्या होता है, ये फिनोमेना होता है और ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. अगर सिंगल सोर्स होता तो यूनिफॉर्म होता. ठीक है. अभी दो हो गया, दो सोर्स इमिट कर रहे हैं लाइट एनर्जी, तो क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. इंटरफेरेंस क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इन क्लास 11. क्या है, दो वेव का मिलना. सो सिमिलरली अभी क्या हो जाएगा, एनर्जी के टाइम में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाता है इन ए मीडियम ड्यू टू इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स. सो सिमिलर प्रिंसिपल यहाँ पे भी होगा. द फिनोमेनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ए मीडियम ड्यू टू superposition of the two light waves is called interference of the light. If definition comes, so this is a simple definition for one word. Okay, the phenomenon of non-uniform distribution of energy in a medium due to superposition of the light waves is called interference of the light. ठीक है. अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, कहीं एनर्जी ज्यादा होगा, कहीं एनर्जी कम होगा कहीं की जगह पे. So due to this non-uniform distribution, you will get there are some points where intensity is maximum. Intensity is maximum होगा कहीं पे, और कहीं जगह पे इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा. ठीक है. जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा वहां पे क्या हो रहा है, तो इंटरफेरेंस का दो टाइप होता है. ठीक है. ठीक है. जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है. और जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. ठीक है. अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं. ठीक है. एंड ओके, कंस्ट्रक्टिव क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्या है. ठीक है. अब तुम लोगों को पता है वेव कैसा होता है, इस टाइप का. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्ट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ. ठीक है. सिमिलरली दो वेव का सिमिलर मान लेते हैं और एक वेव. ठीक है. ये y1 ये y2. ठीक है. अभी इसका और इसका क्रिस्ट जब मिलेगा तो क्या करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा. मगर जब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव में क्रिस्ट प्लस क्रिस्ट हो रहा है और ट्रफ प्लस ट्रफ हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा. जब दोनों का सेम इसका और इसका प्लस होगा और इसका प्लस होगा, तब क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा कि नहीं. तो क्रिस्ट जब मिलेगा तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और ट्रफ जब मिलेगा तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जब क्रिस्ट प्लस ट्रफ होता है. ठीक है. और सिमिलर ट्रफ और क्रिस्ट जब मिलेगा तब वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. अगर वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा तब क्या होगा, जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये डबल हो जाएगा. जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड का. ठीक है. और एक चीज याद रखना, दिस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये याद रखना, पूछ सकता है. ठीक है. क्वेश्चन डज नॉट
violates the law of conservation of energy। ठीक है, तुम लोगों को लग रहा होगा कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं पे एनर्जी लॉस हो रहा है, कहीं पे एनर्जी ज्यादा हो रहा है। नहीं हो रहा है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, कहीं पे जगह पे ज्यादा हो गया, वहां पे कम होकर यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पूरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझा दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। एंड इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय योंग। ठीक है, तो योंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है योंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने एक्सपेरिमेंट किया था 1801 में। इसने यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। सो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने से ये पता चल जाता है लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है। एंड इट गिव है डायरेक्टली गो टू द प्रीवियसली प्रिविलेज थ्योरी व्हिच वाज कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो अभी योंग्स ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ट्रफ और ट्रफ, एक क्रिस्ट और क्रिस्ट मिलता है। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, क्रिस्ट या ट्रफ या क्रस्ट या टिप, एक दूसरे दोनों वेव के साथ मिलने के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, अभी इसको ही योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था। अभी हम लोग देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो फॉर दैट इसका कंस्ट्रक्शन क्या था। ठीक है, इसने एक सोर्स लिया था, मान लो ये सोर्स है। ठीक है, तो वेरी क्लोज टू द सोर्स देयर वाज ए दो स्लिट बनाया था। इसने दो स्लिट बनाया था जिसका डिस्टेंस सेम था और दोनों का डिस्टेंस सोर्स S1 और S2 दो स्लिट का भी डिस्टेंस भी कितना था, बराबर। मतलब दे आर लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर टू हियर आल्सो सेम। तो ये बीच में था। ठीक है, सो फ्रॉम दिस सोर्स वेव निकलेगा, ऐसे वेव निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वेव फ्रंट बनेगा इस सोर्स के वजह से, तो इट विल एक्ट एज ए सोर्स हिसाब से एक्ट करेगा, क्योंकि वेव फ्रंट में होगा। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या था, एवरी पॉइंट इन द वेव फ्रंट क्या होता है, सोर्स हिसाब से एक्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली इस सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट निकलेगा, तो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मैंने दो स्लिट बना दिया, तो उस वेव फ्रंट से क्या होगा, ये भी सोर्स हिसाब से एक्ट करेगा। ठीक है, इट विल एक्ट एज ए सोर्स एंड फ्रॉम दिस सोर्स अगेन वेव्स विल रिअपियर। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको मैं मान लेता हूँ ट्रफ है, और जो डॉटेड लाइन है उसको मान लेता हूँ क्रिस है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा, यहाँ से भी प्रोड्यूस होगा। तो देखते हैं, मान लो ये इसका एक ट्रफ निकला ऐसे, सिमिलरली इसका भी निकलेगा ऐसे। तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ठीक है, ये दोनों सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि एक सोर्स से ही दो सोर्स बनाए। सो इसका भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एवरीथिंग विल बी सेम एज दिस सोर्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो नेक्स्ट निकलेगा ट्रफ, ऐसे ऐसे, इसका भी ट्रफ निकलेगा। देखो ये क्रिस्ट ट्रफ, सॉरी ये क्रिस्ट और ये क्रिस्ट कहां पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे। तो यहाँ पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या निकलेगा, ट्रफ निकलेगा ऐसे, सिमिलरली इसका भी निकलेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी देखो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, ये इस वेव के लिए क्या है, ये ट्रफ है, और इस वेव के लिए क्या है, क्रस्ट है। तो क्रस्ट और क्रस्ट जहां पे मिलता है वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम, फिर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर ये वाला ट्रफ और ट्रफ का यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, सिमिलरली और एक निकालता हूं मैं ऐसे, इसका भी निकलेगा ऐसे। ठीक है, सिमिलरली और एक निकालता हूं ऐसे। तो
तो इसका भी निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक स्क्रीन लग गया, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, तो ये वाला जो हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सेंट्रल मैक्सिमा मिला उसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंजस्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे मीट करेगा वो भी क्या होगा, ऐसे मीट करेगा, वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान लेते हैं D1। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे भी कहीं भी होगा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, E1, नीचे भी होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, सिमिलरली यहाँ पे भी कहीं भी होगा B1 मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा, B1, ठीक है। सो देखो अभी जहां पे सेंट्रल मैक्सिमम फॉर्म हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, ट्रफ और ट्रफ या ट्रफ और ट्रफ का मिलन हो रहा है, ठीक है, मिल रहा है। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, क्रस्ट और ट्रफ का मिलन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डार्क स्पॉट मिल रहा है और बीच में क्या आ रहा है, सेंट्रल, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली ऑल्टरनेट सेंट्रल मैक्सिमम के बाद इफ यू गो अप एंड डाउन तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट स्पॉटेड मिल रहा है, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट, बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट किया था योंग्स ने, ठीक है, जिसके कारण उसको मिला था ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आफ्टर दिस सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट योंग्स ने, अगर मैं एक स्लिट को अगर क्लोज कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं एक स्लिट को क्लोज कर देता हूं तो योंग्स को पता चला तब ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर नॉट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्लिट को मैंने क्लोज कर देता हूं तब क्या होगा, एक ही वेव निकलेगा, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नहीं होगा। तो यहाँ से और एक कंक्लूजन आता है, जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। अगर मैंने एक क्या किया, स्लिट को क्लोज कर दिया था, ठीक है। अभी उसने और एक चीज किया था, अब इफ यहाँ पे क्या है, सोर्स सेम है कि नहीं, ये सोर्स सेम है, यहाँ से दो सोर्स निकला है। अगर मैंने इस दोनों सोर्स को इंडिपेंडेंट सोर्स बना दिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब वो कोहेरेंट सोर्स नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा, एम्पलीट्यूड अलग होगा, वेवलेंथ अलग होगा। अगर मैंने दो इनकोहेरेंट सोर्स, उसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स, इफ आई यूज टू इनकोहेरेंट सोर्स देन क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर मैं दोनों सोर्स को इनकोहेरेंट सोर्स बना देता हूं तब क्या होगा, तो ये डार्क एंड व्हाइट फ्रिंजेस जो बनता है, ब्राइट फ्रिंजेस जो बन रहा है, इट विल फॉर्म बट नॉट परमानेंट वन, ठीक है। सोर्स अलग अलग होगा तो उसका क्या होगा, जो एक फेज होता है वो भी चेंज होता रहेगा, हम लोग समझेंगे उसके बाद में, उसके बारे में भी, ठीक है। तो अगर दोनों सोर्स इनकोहेरेंट सोर्स हो गया तो जो ये पोजीशन होगा डार्क और ब्राइट, इट विल बी चेंजिंग, ठीक है, परमानेंट नहीं रहेगा। जैसे कोहेरेंट सोर्स होने में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ए पे बनेगा, डार्क फ्रिंज ए पे बनेगा, ब्राइट फ्रिंज ए पे बनेगा। जब इनकोहेरेंट सोर्स हो जाएगा तो दिस पोजीशन परमानेंट, ये क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स की वजह से परमानेंट तुमको इंटरफेरेंस नहीं मिलता है। अगर इफ यू हैव कोहेरेंट सोर्सेस देन यू विल गेट ए सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। ओके, आई एम राइटिंग द 2 पॉइंट्स व्हाट आई हैव डिस्कस हियर, ठीक है। दो कंडीशन यही है, एक होता है वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज, तब क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न तुम लोग को नहीं मिलेगा। इससे ये मिलता है जो इंटरफेरेंस हो रहा है इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव्स। नेक्स्ट क्या होता है, अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस यूज कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो फॉर्म होता है वो परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट नहीं होता मतलब जो पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस है इट विल बी चेंजिंग, ठीक है। ये भी हम लोग समझेंगे जब हम लोग समझेंगे व्हाट आर द कंडीशंस फॉर दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब ये सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को पता करना है जो परमानेंट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होता है उसके लिए कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी है। परमानेंट फ्रिंजेस उसको हम लोग और भी बोल सकते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अभी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है,
सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब तुम लोगों का जो पोजीशन होता है, सस्टेन मतलब परमानेंट इंटरफेरेंस, the position of the central, position of the fringes, the bright spot, the dark spot, the white spot, the dark spot, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा एक ही पोजीशन में। जो स्क्रीन में प्रोड्यूस हो रहा है ना, सेंट्रल मैक्सिमम, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम, नेक्स्ट डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क ब्राइट, तो इसका पोजीशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट और सस्टेन इंटरफेरेंस। इसके लिए कंडीशन क्या क्या होना पड़ेगा, नंबर है the sources should emit light continuously। जो सोर्सेज है स्लिट 1 से S1 S2, वहां से जो लाइट वेव इमिट होगा इट विल बी कंटिन्यूअसली, चलिए उतना से कंटिन्यूअसली लाइट इमिट होना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो फ्रिंजेस बनेगा। अगर वेव जा रहा है फिर से स्टॉप हो गया तो क्या एक ही सोर्स टाइप का होगा कि नहीं, तो लाइट वेव शुड कंटिन्यूअसली इमिट करना। नेक्स्ट कंडीशन है वेवलेंथ शुड बी सेम, वेवलेंथ दोनों के लिए सेम होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव मस्ट बी सेम, सस्टेन के लिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर सेम हुआ तो क्या होगा, जो फ्रिंजेस मिलेगा वो तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। जहां पे मैक्सिमम हो रहा है वहां पे पूरा ब्राइट स्पॉट होगा, जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे पूरा दर्द होगा, थोड़ा दर्द नहीं पूरा दर्द, तो पूरा ब्राइट, पूरा दर्द इस टाइप का होगा, तो क्लियर इंटरफेरेंस मिलेगा। नेक्स्ट होता है, ये भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे क्या होता है, द फेस सेम फेस या कांस्टेंट फेस डिफरेंस होना पड़ेगा। दो जो सोर्स S1 और S2 से दो वेव निकल रहा है उन लोग का वो फेज होगा, वो भी हम लोग समझेंगे इन द फर्दर डिस्कशन। जो फेज होगा वो सेम होना पड़ेगा और कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कांस्टेंट होना पड़ेगा, फ्लक्चुएटिंग नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग हुआ तो क्या होगा वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द टू सोर्सेज मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। दो सोर्सेज है, हम लोग पहले में बता चुका था ना, जो ये S1 और S2 है, दिस टू सोर्सेज मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अगर ये क्लोज नहीं लाई करेगा तो क्या होगा, जो स्क्रीन में फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेगा, अगर ये दोनों सोर्स मैंने बहुत दूर दे दिया तो क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पे स्क्रीन की तरह, पाथ डिफरेंस मतलब यहाँ पे एक आ गया, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, दोनों वेव यहाँ पे मिला, तो ये इन्होंने क्या पाथ डिफरेंस टेबल किया कि नहीं, जो ये पाथ डिफरेंस होगा इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरफेरेंस, ठीक है। अगर ये दोनों सोर्स अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, जो यहाँ पे फ्रिंजेस प्रोड्यूस होता है तब क्या होगा, ओवरलैपिंग टाइप का हो जाएगा, ठीक है। वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, ठीक है, जब हम लोग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, कंडीशंस क्या है, ठीक है, टू सोर्सेज मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर दूर हुआ तो क्या होगा, स्क्रीन पाथ डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस होगा क्या होगा, वो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छा फ्रिंज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट तुम लोग का लास्ट पॉइंट है, द सोर्सेज मस्ट बी वेरी नेरो। जो ये सोर्सेज है, ये S1 S2 जो स्लिट प्रोड्यूस होता है, दिस शुड बी वेरी वेरी नेरो। अगर नेरो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मान लो ये बड़ा, तो यहाँ से भी बहुत सारा मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टीपल सोर्सेज बन जाएगा कि नहीं, सबसे वो निकलेगा कि नहीं, तो खुद से ही क्या होगा, वहां पे इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिंजेस नहीं होगा, तब जनरल इल्यूमिनेशन कुछ सिर्फ व्हाइट या मिल जाएगा, ठीक है, पूरा ब्राइट ही मिल जाएगा, ठीक है, तो पूरा जनरल इल्यूमिनेशन टाइप हो जाएगा। तब ये क्या, एक सोर्स सिंगल सोर्स हिसाब से बिहेव नहीं करेगा, फिर क्या मल्टीपल सोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो दिस आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, रिमेंबर इट, ठीक है। क्या क्या है अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज व्हाट आर दिस, सस्टेन इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं, कोहेरेंट सोर्सेज क्या है मैंने मैं बढ़ रहा था ना, दो स्लिट दोनों कोहेरेंट सोर्सेज होना पड़ेगा तभी इंटरफेरेंस तुम लोगों को मिलेगा, ठीक है। अभी मान लेते हैं एक रूम में दो बल्ब है, ठीक है, दो बल्ब की वजह से भी इंटरफेरेंस हो रहा है कि ऑब्वियसली होगा, लाइट वेव निकल रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों को ब्राइट एंड ब्राइट फिक्स क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, ओनली वी आर सीइंग द जनरल इल्यूमिनेशन, पूरा लाइट ब्राइट रूम ब्राइट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे इंटरफेरेंस होता है कि नहीं, अगर होता है तो हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता है, ठीक है। सो फॉर दैट आई एम रीडिंग दिस डिस्कशन, ओके। कोर्स कोई भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स होता है ना, जो लाइट निकलता है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्साइटेड एटॉम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सोर्स, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, लाइट किस लिए आता है, बिकॉज ऑफ द एक्साइटेड एटम इन द
सोर्स में अगर एक्सेलरेटर होगा उसके लिए तुम लोग क्या निकलेगा, लाइट वेव्स निकलेगा। और ये जो वेव्स निकालने का इन लोगों का टाइम का ऑर्डर है ये 10⁻⁻10 सेकेंड है। मतलब एक सेकेंड में एक वेव नहीं, 10⁻⁻1 सेकेंड में एक लाइट वेव्स निकल रहा है। ठीक है, अभी मान लेते हैं एक सोर्स है, दूसरा और एक मान लेते हैं और एक सोर्स है, उसके लिए भी ऐसा ही कुछ होगा। मान लेते हैं दो इंडिपेंडेंट सोर्स मैंने ले लिया है, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस मान लेते हैं, उसके लिए भी दोनों के लिए भी किसी तरह उन लोगों का फेस क्या हो गया, सेम हो गया, फेस सेम या कुछ फेस रिलेशन आ गया है दोनों के लिए, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो उसकी वजह से फेस सेम हो गया, तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ऑब्वियसली होगा। सो जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा उसका भी क्या होगा, कुछ फेस रिलेशन होगा, एंड द फेस रिलेशन विल लास्ट फॉर ओनली दिस मच सेकेंड ओनली। तो इन सेकेंड के लिए ही सिर्फ फेस रिलेशन होगा। ठीक है, इसके कारण से तुम लोगों को क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ऑब्वियसली। इंटरफेरेंस विल बी देयर, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल बी फॉर्म। ठीक है, ये पहला होगा के लिए। नेक्स्ट वेव फिर से ब्रस्ट होगा कि नहीं, इतना टाइम के बाद। ठीक है, तब जो वेव ब्रस्ट होगा उसके लिए क्या होगा, ये दो फेज डिफरेंस वो चेंज होता जाएगा। अगर वो फेज डिफरेंस चेंज हो गया तो ब्राइट एंड डार्क फेज का पोजीशन भी शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर वो शिफ्ट हो गया तो दे हैव फाउंड दैट जो ये शिफ्ट होता है ये 10⁸ सेकेंड इतना ऑर्डर में चेंज होता है। ठीक है, एक सेकेंड में यहाँ पे ऐसा नहीं है, इतना में चेंज होता है, इतना ऑर्डर है चेंज होने का पर सेकेंड में, इतना 10⁸ चेंजेस इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इतना टाइम चेंज होता है इन 1 सेकेंड। सो इतना टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन ऑफ द डार्क एंड लाइट तुम लोग का आई से विजिबल होगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है ना, तो तुम लोगों को इंटरफेरेंस नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या है, ये कारण है। ठीक है, इतना टाइम चेंज होता है 10⁸ टाइम्स द फ्रिंजेस चेंजेस देयर पोजीशन। तो उसको हम लोग क्या सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं बनते हैं, परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण चेंज होता है। तो तुम लोगों को क्या मिलता है, जेनरल इल्यूमिनेशन मिल जाता है। इसलिए यंग डबल ने क्या बोला था, कोहेरेंट सोर्सेस इसलिए चाहिए था, ये रीजन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स होने से तुम लोगों का क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए तुम लोगों को क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का डेफिनेशन अभी मैं आई लेता डेफिनेशन ऑफ कोहेरेंट। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेस का डेफिनेशन है two sources which have same frequency, same amplitude, same wavelength, and which have a constant phase difference. ठीक है, constant। ठीक है, तो coherent sources are those sources which have क्या होगा, same frequency or wavelength and stable or कांस्टेंट क्या हो जाएगा, फेस। स्टेबल और कांस्टेंट फेस डिफरेंस। सो फॉर दिस कंडीशन यू नीड है क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेस फॉर प्रोड्यूसिंग दिस इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, समझ में आ गया। दो बल्ब अगर रूम में होता है उसके लिए इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों प्रोड्यूस नहीं होता है, बिकॉज जो इंटरफेरेंस होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इतना टाइम्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग को विजिबल नहीं होता है। ठीक है, इतना रेपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जनरल एलिमिनेशन टाइप लगता है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाई यू नीड ए कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट विल स्टडी दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों होता है, किस लिए होता है। ठीक है, एंड फॉर दैट बिफोर दैट ए सिंपल टॉपिक, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई थिंक यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्या है ये, तो अभी हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ा। इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल होता है, इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
सुपरपोजिशन. एंड व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट क्या होता है, अगर दो या तीन या जितना भी वेव है, अगर किस मीडियम में जाके किसी एक पॉइंट में मीट कर रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक वेव आ रहा है, यहाँ पे एक वेव आ रहा है, यहाँ पे वेव आ रहा है, यहाँ पे वेव आ रहा है, तो यहाँ पे जो इस सब का वेव का इस पॉइंट में मीट हो रहा है, ठीक है, इसमें जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल क्या डिस्प्लेसमेंट. तो वेक्टर सम होगा सबका, वो क्या देगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट देगा. इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अकॉर्डिंग टू विच क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एट ए particular point is the resultant displacement. The resultant displacement at a particular point is the vector sum of the displacement of each इंडिविजुअल वेव्स. ठीक है, मान लो ये y नीट हो गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर सम का. मान लो बहुत सारा वेव है ऐसे y1 y2 y3, ठीक है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, ठीक है. एक पॉइंट में अगर बहुत सारा वेव मीट कर रहा है, तो वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी द वेक्टर सम ऑफ द displacement given by each individual wave. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का conditions for constructive and destructive interference. ठीक है. Okay. Similarly, suppose you have a source है, ठीक है, तो इसके कारण you have two sources. यहाँ पे source है, तो S1 and S2 it will act as secondary source. So हम लोग पढ़ सकते हैं. तो बीच में क्या होता है, पूरा बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल मैक्सिमम होता है. ठीक है, ठीक है. सपोज आई एम कंसिडरिंग ए पॉइंट ओवर हियर. यहाँ पे मान लिया है P, तो यहाँ से वेव निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, ठीक है. मान लेते हैं इस वेव ने x1 और इस वेव ने x2 डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ठीक है. सो ये सोर्स है, ये भी एक सोर्स है, यहाँ से कुछ वेव निकलेगा, सो इट विल गिव सम डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर, इट विल आल्सो गिव सम डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर, एंड हियर एट पॉइंट P विल अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सपोज सोर्स S की वजह से जो वेव निकला है, उसने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है y1 पकड़ लेते हैं, a1 sin ओमेगा t प्लस kx1. ठीक है, वेव का इक्वेशन तुम लोगों को पता है ना, कैसे लिखते थे हम लोग, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस kx1, ये वेव का इक्वेशन है. ठीक है. सो दिस आर सेंडिंग वेव, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है ये डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. सो ये हो रहा है. ठीक है. एंड सिंस बोथ टू सोर्सेस आर वी आर कंसीडरिंग कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सेम होगा. ठीक है. सिमिलरली S2 ने भी एक वेव दिया, a2 sin ओमेगा टी प्लस kx2, और यहाँ से यहाँ पे जाने में टाइम दोनों का सेम लगा. ये कंसीडर किया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, टाइम सेम हो गया, k वेव नंबर x1 और x2 ये दोनों पाथ डिफरेंस है. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस पाथ डिफरेंस हियर इज ए फेज डिफरेंस. ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. अभी y नेट कितना होगा एट दिस पॉइंट, वी नो दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y1 प्लस i ये हो जाएगा. सो इसके कारण a1 sin ओमेगा t प्लस kx1 प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस kx2. ठीक. अभी मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट जो होगा उसका इक्वेशन चाहिए. ठीक है. मान लेते हैं रिजल्टेंट कुछ निकला a एम्पलीट्यूड sin ओमेगा t प्लस kx प्लस कुछ क्या होगा, थीटा मान लेते हैं, जो फाइनली कुछ कांस्टेंट दोनों वेव के लिए कुछ एंगल आएगा. ठीक है. सो दिस इज द फाइनल फेज. ठीक है, एट दिस पॉइंट. ठीक है, जहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. अभी मुझे क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए एंड
थीटा का वैल्यू से, ये सब तो दे रहेगा, ठीक है। एक क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अभी तुम लोगों को पता है इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा, इससे इसको माइनस करने से हम लोग को पता चल जाएगा। तो यू विल गेट फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों को डिवाइड माइनस करने से के x2 माइनस x1, ठीक है। और अभी हम लोगों को पता है k का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा x2 माइनस x1, ठीक है। ये k का वैल्यू ऐसा पता चलता है, ये क्या है वेव नंबर है, एंड इन क्लास 11 वी हैव स्टडीड इन वेव चैप्टर, ठीक है। सो k इज 2 पाई बाय ट्वाइस पाई बाय लैम्डा, सो यू विल गेट द फेज, ठीक है। इन दोनों वेव का कितना फेज डिफरेंस है तो पता चल गया। नेक्स्ट आई नीड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a, इसका पता कैसे चलेगा, हम लोग को पता है क्या वेक्टर सम होता है। तो मान लेते हैं a1 इस तरफ है और a2 इस तरफ है, ठीक है। और इन दोनों का बीच में कितना फेज है, ये वाला फेज है, ठीक है, जो ये हम लोग ने निकालना, इतना एंगल डिफरेंस है। तो रिजल्टेंट कुछ इस टाइप का आएगा a, सो आई कैन यूज द, ठीक है, वेक्टर सम एडिशन यूज कर सकते हैं। सो a विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, तो आई कैन राइट a इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा, निकल जाएगा। मुझे क्या चाहिए थीटा का वैल्यू, यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू, थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा, तो इसका एंगल में कैसे निकालू अभी, थीटा इज इक्वल टू, आई थिंक यू ऑलरेडी नो, टेन थीटा को हम लोग निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, ये पैरेललोग्राम लॉ है कि नहीं, पैरेललोग्राम लॉ होगा ऐसा। तो थीटा इज इक्वल क्या, परपेंडिकुलर बाय दिस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आएगा a2 ये वाला कंपोनेंट होगा और ये वाला होगा, ठीक है। सो a2 sin phi डिवाइडेड बाय a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1, ये वाला होगा a1, सॉरी a2 sin phi a1 प्लस a2 cos phi। सो ये तुम लोग क्या मिल जाएगा, थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस थीटा, टेन थीटा मतलब ये थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सो यू विल गेट y नेट का वैल्यू एट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट। सो यू विल गेट हाउ मच, y नेट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू तुम लोगों को क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 a2 cos phi, ये मिल जाएगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो ये तुम लोगों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और ये यू विल गेट दिस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहां से मुझे क्या चाहिए, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। सो व्हाट वी हैव जस्ट फाइंड आउट ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi, ठीक है, ठीक है। यहां तक पता चल गया। नाउ अभी हम लोगों को पता है इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है, इंटेंसिटी इफ इट इज ए कोहेरेंट सोर्स, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। इफ कोहेरेंट सोर्स, अगर कोहेरेंट सोर्स है, इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो यहाँ पे आई कैन राइट इंटेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ओवर I1 I2 cos phi, ठीक है।
तो यहाँ से अभी मैं निकालूंगा कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, इट इज द डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी मैं दो डिवाइस के दो चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, देख लेना। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन ये था, आई का रिलेशन ये था। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम लोग को क्या होना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। फॉर दिस एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम तुम लोगों का क्या होगा, ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल क्या है cos फाई। तो cos फाई का वैल्यू अगर इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, और आई को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। फॉर दैट तुम लोग का क्या होना पड़ेगा, cos फाई का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 1। ठीक है, cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, 1, दैट इज +1। ठीक है, अभी cos फाई का वैल्यू, ठीक है, cos फाई का वैल्यू 1 कब होता है, 0 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट cos फाई का वैल्यू 1 कब होता है, 0 में होता है। नेक्स्ट 2 पाई में होता है। ठीक है, तो 5 विल बी इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब 5 विल बी इक्वल टू ट्वाइस n पाई, मतलब पाई का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तब होने से तब क्या हो जाएगा, तुम लोगों का फेज डिफरेंस कितना होना पड़ेगा, 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट डॉट। ऐसा अगर होता है तुम लोग का फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, तब तुम लोगों को क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। सो इट इज इन टर्म्स ऑफ क्या है, तुम लोगों का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अभी इसको मैं अगर पाथ डिफरेंस के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस तुम लोगों को क्या मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ फाई क्या मिला था, 2 पाई लैम्डा बाई x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n पाई ट्वाइस पाई लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस हो गया। सो यहाँ पे तुम लोगों का पाई पाई कैंसिल चला जाएगा, 2 2 कैंसिल चला जाएगा, सो यू विल गेट n लैम्डा। सो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के टर्म पे होगा तो ठीक है, यहाँ पे n क्या होगा, 0, 1, 2, 3। सिमिलरली यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, ऐसा अगर मिला तो तुम लोगों को क्या बनेगा, 0 से शुरू होगा, n इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के टर्म पर होगा, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तब तुम लोगों को क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर तुम लोगों को इस पाई का टर्म 2n ट्वाइस n पाई के टर्म में होगा तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके। नाउ सिमिलरली फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम लोगों को क्या होना पड़ेगा, ए क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक है, और आई क्या होना पड़ेगा, आई को भी मिनिमम होना पड़ेगा। फॉर दिस टू बी मिनिमम तुम लोगों का cos फाई का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। cos फाई का वैल्यू मिनिमम क्या है, -1। ठीक है, cos फाई का वैल्यू मिनिमम कितना है, -1। तो -1 फाई का वैल्यू कहाँ आता है, पाई में आता है। ठीक है, पाई में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा तुम लोगों का 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोगों का फाई का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 5 विल बी 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है, मतलब फाई का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना पड़ेगा, तब तुम लोगों को क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इफ यू गेट ए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यू विल गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ सिमिलरली इसको मैं अगर मैं फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के टर्म में लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, फाई की जगह में मैं क्या लिखूंगा, ये 5 will be equal to twice lambda 2 pi lambda by 10x। तो 5 क्या है हम लोग का, 2n + 1 पाई, और यहाँ पे क्या है
2n lambda by del x। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल चला जाएगा, सो यू विल गेट del x इज इक्वल टू n प्लस 1 lambda by 2। ठीक है, तो यू विल गेट दिस। ठीक है, और यहाँ पे भी और मल्टीपल ऑफ पाई n इज इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3। यहाँ पे भी क्या होगा n इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, तो ये मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, अभी फॉर गेटिंग ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 पर डिफरेंस होने से तुम लोगों को क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, तो तुम लोगों का मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया था S1 S2 सेंट्रल मैक्सिमम, ये P यहाँ पे, अगर दो वेव्स यहाँ पे ये वेव जाके यहाँ पे मिल रहा है, अगर उन दोनों का फेज डिफरेंस इफ इट इज ए इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तब यहाँ पे क्या बनेगा ब्राइट फ्रिंज। एंड इफ इट बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डार्क फ्रिंज। सिमिलरली इफ इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, तब क्या होगा यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होगा। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है, तब यहाँ पे क्या होगा डार्क फ्रिंजेस बनेगा। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, एंड देयर आर सम रिलेशंस आई एम गिविंग यू राइट नाउ। ओके, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए तुम लोगों का cos थीटा का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए cos का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। ठीक है, सो a2 विल बी बिकम a1 प्लस a2 प्लस ट्वाइस a1 a2। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोगों को क्या मिलेगा a1 स्क्वायर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सो ये क्या मिलेगा मैक्सिमम। सो मैक्सिमम क्या होगा a1 प्लस a2। ठीक है, ये तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी के अगर मैं टर्म पे लिखूंगा तो I max, यहाँ से अगर मैं इंटेंसिटी लिखूंगा I max will be equal to a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं इंटेंसिटी के टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इफ आई राइट इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, तो ये वाला क्या बन जाएगा मैक्सिमम, I max will be equal to I1 plus I2 plus twice root over of I1 I2। तो ये क्या बन जाएगा root over of I1 plus I2 का होल स्क्वायर। दिस इज फॉर मैक्सिमम। ठीक है, अगर मिनिमम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा cos फाई का वैल्यू -1 हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा A maximum will be equal to A1 minus A2। ठीक है, ये मिनिमम I मिनिमम, तो ये मिनिमम बन जाएगा क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ I1 माइनस I2। ठीक है, इसका वैल्यू देख लेना किसके टर्म में दिया है। अगर ये एम्पलीट्यूड के टर्म में निकालना है तो यहाँ पे I max लिख देना, I max इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इफ देखो अभी अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड अगर सेम हुआ, ठीक है, तब क्या होगा मैक्सिमम के टाइम में पूरा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और मिनिमम के टाइम में 0 हो जाएगा। तो यू विल गेट ए वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत क्लियर फ्रिंजेस मिलेगा, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पूरा ब्राइट हो जाएगा एंड पूरा डार्क हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके, कभी कभार तुम लोगों का इन लोगों का रेशियो भी निकालने दे जाता है। ठीक है, आई मैक्सिमम बाय एम न्यू, आई मैक्सिमम बाय एम न्यू क्या हो जाएगा, तो ये सब दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यू डू इट। ओके ओके, नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज पूछ सकता है। अगर रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज पूछा तो आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम। ठीक है, अभी तुम लोग को बता सकता हूँ आई मैक्सिमम कितना होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और ये A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटीज तुम लोग को पता है I इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन आता है। और एक चीज तुमको पता होना चाहिए, जो इंटेंसिटी होता है कितना इंटेंसिटी का रेट होगा, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द स्लिट कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, इट शोज दैट विड्थ का जो डायमेंशन होता है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से एक रिलेशन आ जाएगा W1 का W2, ये रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। नेक्स्ट क्लास we will discuss this fringe width,
फ्रिंज विड्थ कितना होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके ओके, बिफोर गोइंग दैट लेट्स डू वन न्यूमेरिकल. ओके ओके, दिस इज a very simple question and it was asked in CBSE board exam. ठीक है, I am just giving the board exam question. After the completion of the lecture, I will be giving the NEET and JEE plus the board question whatever they have given till now. Last previous 10 years questions I will discuss at the end of the this chapter. Okay. Now this is a very simple question. So you are given that width का ratio जो होता है स्लिट width का ratio दिया हुआ है 4:1. Now you have to find the intensity of maximum and minimum. ठीक है, पॉज करके टाइप करना तुम लोग. ठीक है, तो तुम लोगों को W1 W2 का रिलेशन दिया हुआ है. Again I have just derived that W1 by W2 क्या होता है I1 by I2. तो इसका रिलेशन दिया हुआ है 4:1. तो I maximum क्या होगा I maximum by I minimum. मैंने रिलेशन दिया था क्या था रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर. फ्रॉम हियर यू कैन पुट I1 इज इक्वल कितना है 4 है रूट ओवर ऑफ 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 का होल स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, रूट ओवर 4 क्या होगा 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 होल स्क्वायर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर. ये क्या होगा 1 हो जाएगा 3 9:1. सो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मिनिमम क्या है 9:1. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फ्रिंज. ओके, थैंक यू.